हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रसन्ना प्रयास। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी हमने स्टैटिस्टिक्स की सीरीज शुरू की है। बीएड सेकंड सेमेस्टर में असेसमेंट ऑफ लर्निंग का जो पेपर है उसमें 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स आता है, उसी की सीरीज चल रही है। इससे पहले 4-5 वीडियोस हो चुकी हैं जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। अभी ये हमारा लास्ट टॉपिक है कोरिलेशन। कोरिलेशन लास्ट टॉपिक है। इसके पहले मीन मोड मीडियम, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, परसेंटाइल रैंक, ये सब निकालना हमने सीखा। आज हम सीखेंगे कि कोरिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच का दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, दो वेरिएबल एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनके बीच में जो वेरिएशंस हो रही हैं। जब भी डेटा में कुछ एक डेटा में कुछ वेरिएशन होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे इस पे भी, दूसरे डेटा पे भी पड़ता है। तो यहाँ हमेशा 2 या 3 डेटा होंगे और उसके बीच में क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे, उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। तो कोरिलेशन कई तरह से निकालते हैं। हमें जो चाहिए, जो हम पढ़ने वाले हैं बीएड में कोरिलेशन निकालना, हम पढ़ेंगे रैंक डिफरेंस मेथड से। तो अलग अलग मेथड से कोरिलेशन हम निकालते हैं। तो हमारा जो काम का है, जो हमारे पेपर्स में आने वाला है, वो है रैंक डिफरेंस मेथड। तो उसका फॉर्मूला क्या आता है? ये रो है, रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू n1 n स्क्वायर माइनस 1। तो ये याद रखना, और 1 माइनस में है। हाँ, रो है, ये पी नहीं है, पी मत समझना, रो है। ये एक रो जो वेरिएशन, रो जो है वेरिएबल है, जो फिजिक्स में भी यूज होता है, मैथ्स में भी यूज होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब डी क्या है? डी जो है डिफरेंस होगा R1 एंड R2 में। अब R1 R2 क्या है? हमें डेटा दिया जाएगा, हमें इस तरह से डेटा दिया जाएगा। देखिए, हमें जैसे ये स्टूडेंट्स दिए गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स दिए गए हैं और उनके 2 टेस्ट हुए, तो 2 टेस्ट के नंबर्स दिए जाएंगे एंड देन हम उनका R1 R2 एंड देन फिर डी निकालेंगे। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये इसकी इंटरप्रिटेशन है कि इंटरप्रिटेशन कैसे लिखनी है। बट पहले हम उसको एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो कोरिलेशन क्या है? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालना, और उसके बेस पे हमें इसमें। तो चलिए अभी हमने क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा? हमें दिया जाएगा, पूछा जाएगा कैलकुलेट, हाँ, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड। गिवन होगा हमको कि रैंक डिफरेंस मेथड से निकालो। फॉर्मूला पेपर में भी गिवन होगा, पर पेपर में कभी कभी ये फुल के अपॉन में अपॉन दिया जाता है, म्हणजे 1 के नीचे भी अपॉन है, पर 1 के नीचे नहीं रहता। हमेशा याद रखना 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास। डेटा किस तरह से होगा? एक इसमें हमें दिएंगे स्टूडेंट्स, एक कॉलम स्टूडेंट्स का है, दूसरा कॉलम टेस्ट का है, तीसरा कॉलम भी टेस्ट का है। कभी कभी इधर सीरियल स्टूडेंट्स की जगह सीरियल नंबर दिया जाएगा और टेस्ट की जगह हमें एक्स और वाई वेरिएबल्स दिए जाएंगे। कोई भी 2 वेरिएबल्स हमको गिवन होंगे। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने R1 निकालना होता है, क्योंकि जो हमारा D है, बेसिकली हमें जो फॉर्मूले के हिसाब से मुझे D स्क्वायर चाहिए, तो D स्क्वायर निकालने के लिए पहले मुझे D पता होना चाहिए। तो जो D रहता है वो होता है R1 माइनस R2, और R1 माइनस R2। तो सबसे पहले हम R1 और R2 निकालेंगे। तो R1 टेस्ट 1 का निकलेगा, R2 टेस्ट 2 का। तो R1 कैसे निकालना है? तो ये जो हमारे टेस्ट 1 के मार्क्स हैं, इनको हम रैंकिंग करेंगे हाईएस्ट टू लोएस्ट तक। तो सबसे पहले रैंकिंग करने के लिए हम नंबर उठा लेंगे। तो जैसे यहाँ पे चेक करो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 70 है, उसको 1 नंबरिंग दे दो। फिर से 70 है, इसको 2 दे दो। 17 से छोटा देखो कौन सा है? 65 है, 65 को 3 दे दो। 65 से छोटा कौन सा आएगा? 48, 48 को 4 दे दो। इधर भी 48 है, इसको 5 दो। 48 से छोटा हमारे पास आता है 42, 42 को 6 दो। ये वाले को कहाँ है? 45, हाँ सॉरी, इसमें हमारे पास है 48 के बाद हमारे पास है 45। तो 45 को हम देंगे नंबर 6। 46 के बाद जो छोटा नंबर है वो 42 है, उसको दोगे 7। और इधर भी 42 है, इसको दोगे 8। उससे छोटा है ये, उसको देंगे 9। 40 को सबसे छोटा है 38, उसको हम देंगे 10। 10 नंबर से जितने भी नंबर रहेंगे इसमें 10 नंबर से। सेकेंड वाले को देंगे। सबसे पहले देखो, सबसे बड़ा नंबर इसमें 42 है, उसको 1 देंगे। उससे छोटा आएगा 42, फिर छोटा है 38, यहाँ है एक 38,
और एक और 38 है यहाँ पे, उसको 4 दे दो। 38 के बाद 37 ही है, उसको 5 दे दो। 36 भी है, 6 दे दो। 35 है वो 7 दे दो। 35 के बाद आएगा ये 6, 25 उसको 8 देंगे, और 22 है तो 9 और 10। ठीक है, ऐसे हम नंबरिंग दे देंगे। नंबरिंग दे दिया, उसके बाद क्या करना है वो देखो। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे यहाँ फर्स्ट वाले को देखो, R1 निकाल रहे हैं तो ना ये है 40 है, 40 का नंबर 9 है, एक और 40 है यहाँ पे, 2 40 थे ना, नहीं 40 का नंबर 9 है, जो सिंगल डिजिट होगा, जिसका कोई ये नहीं है, हम बोल सकते हैं जिसके साथ का कोई नहीं है इधर। जैसे इधर कुछ कुछ नंबर है, जैसे 70 जो है वो 2 बार है, यहाँ भी 70 है, यहाँ भी 70 है। फिर यहाँ पे और कौन सा 42 2 बार है, 42 यहाँ भी है, 42 यहाँ भी है। तो जो 2 बार नंबर होंगे उनका बताती हूँ। पहले देखो जो सिंगल डिजिट है उसके आगे जो नंबर लिखा है, जैसे ये 9 लिखा है तो एज इट इज 9 हमने यहाँ लिख देना है। ठीक है, सेकेंड वाला देखो 42 7 लिखा है, एक और 42 है 8 लिखा है। अब हमने इसमें क्या करना है, जो भी इसके आगे नंबर लिखे थे, ध्यान से देखना, जो नंबर लिखे हैं 7 और 8 लिखा है ना, 7 और 8, 7 और 8 डिवाइड 2 करना, म्हणजे उनका मीन निकालना है। अब ये 2 नंबर थे, ये 3 भी हो सकता है, 3 भी रहे तो डिवाइड 3 कर देना, 4 रहे तो डिवाइड 4 कर देना, बस ज्यादा से 2 या 3 ही रहते हैं। तो इनको प्लस कर लो, 15 डिवाइड 2 करोगे तो 7.5 आएगा। तो इस नंबर के सामने मैं 7.5 लिखूंगी। क्या किया मैंने, जो सिंगल डिजिट है उसको एज इट इज, जो उस डिजिट, ये वाला डिजिट नहीं लिखना, जो हमने नंबरिंग की है वो नंबर एज इट इज लिखा। जो डबल डिजिट है, म्हणजे वो जो रिपीट हुए नंबर्स, उनका हमने मीन करना। मीन किनका करना, नंबर्स का नहीं, उसके आगे जो नंबरिंग की थी, जैसे इसके आगे 7 था और यहाँ पे एक और है, कहाँ गया 42, एक और था ना 8 है, तो 8 और 7 का मीन निकालेंगे तो 7.5 आएगा। अब यहाँ इसके बाद भी 7.5 ही लिख दो क्योंकि दोनों नंबर सेम है। अब नेक्स्ट नंबर है 48, 48 के आगे मैंने 4 लिखा है, और 48 में कोई रिपीट हो रहा है क्या, देखो 48 है शायद एक बार, और हाँ यहाँ भी 48 है और यहाँ भी 48 है, तो 4 और 5 है, ये 5 है, हाँ 6 मत समझना, 4 और 5 है, उसका मीन निकालोगे तो 4.5 आएगा। तो 48 यहाँ था, इसके आगे भी मैं लिख देती हूँ 4.5। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है 70, 70 भी 2 बार है, हाँ यहाँ 1 नंबरिंग दी है और एक और 70 है यहाँ पे, यहाँ 2, तो 3 और बाय 2 करोगे तो 1.5 आएगा। तो यहाँ भी सॉरी 65 एक ही बार है तो 1 आ जाएगा। ये ऊपर नीचे हो गए हैं, वो देख लेना एक बार आप, 48 के सामने लिखना था ना मुझे ये, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे चला गया, वो चेक कर लेना। ठीक है, तो 1 आ गया, इस 70 यहाँ 1 नहीं आएगा, रुको, हाँ तो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर था 48, 48 भी रिपीट में था तो हमने उसका निकाला ना 4 और 5 9, 5.9 का 4.5 निकाला। 70 दो बार आ रहा है तो 3.5 आएगा उसका, सॉरी 3.5 नहीं 1.5। ये नंबरिंग हमको ध्यान में रखनी है बस, हाँ। तो ये किसका था 70, हाँ तो 70 का आएगा 1.5, क्योंकि 3 है तो 3 डिवाइड 2 करके। अब 65 है, 65 हमारा एक ही बार है तो उसके एज इट इज 3 ही लिखोगे। 48 है जो हमने पहले भी किया, उसका आया था हमारा 4.5, तो 48 के सामने हम 4.5 लिख देंगे। 38 है, 38 भी 2 बार है शायद, चेक कर लो कि एक ही बार है। 38 भी एक ही बार है तो 10 ही है, और 45 भी एक ही बार है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, जो एक बार है वो एज इट इज हम नंबरिंग लिख देंगे, बट जो डबल बार है उसको हम करेंगे। अभी मैं दूसरा एक कलर ले लेती हूँ, अभी सेकेंड वाले की बात करेंगे। देखो सबसे पहले 40 है, 40 चेक कर लो फिर से है क्या, नहीं है, तो एज इट इज 2 लिख लिया, तो एज इट इज 2 लिख लिया। 38 है, 38 दो बार है, यहाँ भी 38 है और यहाँ भी 38 है, और 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 डिवाइड 2 करेंगे तो 3.5। 42, 42 है क्या, फिर से एक ही बार है तो 1 आ गया। 22, 22 है क्या, हाँ 2 बार है, देखो एक बार 10 में है एक बार 9 है, 19 डिवाइड 2 करोगे तो 9.5। 25 एक ही बार है 8। 22 अभी हमने किया, 22 का क्या आया था, हाँ 9.5 आया था ना 22 का। 38, 38 भी एक ही बार है
37 भी एक बार है, 36 भी एक बार है। 36 को क्या नंबर दिया था? 6। और 37 भी एक ही बार है, 35 भी एक बार है। जो एक ही बार है वो एज इट इज लिख दिया मैंने, जैसे 765, और जो डबल हुए उनको 2 बार लिख दिया। 22 का क्या आया? 4 बराबर है ना 9.5। नहीं, एक कम हो गया क्या इधर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहली वैल्यू 2, फिर 3.5, फिर 1 9.5, फिर 8 9.5। 3.5 किसका है? 38 2 बार है क्या? हाँ 38 2 बार है। हाँ 437 तो 3.5 आएगा इसका, ये 2 बार है। ये 3.5 आएगा और उसके नीचे 5 6 7 है। ठीक है, ये हो गया। अभी सिंपली कुछ नहीं करना, अभी हमको R1 माइनस R2 कर देना। पॉजिटिव आए कि नेगेटिव आए हमको डायरेक्ट लेना है। जैसे 9 में से 2 निकालोगे तो 7, R1 माइनस R2 करें। 7.5 में से 3.5 माइनस करोगे तो 4, 4.5 में से 3.5 यहाँ करोगे तो -7, -8 यहाँ करोगे -5, और यहाँ आ जाएगा हमारा -8 1 5 0 0.5। वो सिंपली माइनस करना है, एंड उसके बाद हमको हाँ माइनस करने के बाद स्क्वायर भी करना है, क्योंकि हमको डी स्क्वायर चाहिए। अब स्क्वायर कर लो। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर आएगा 12.25। उसके बाद 8 का स्क्वायर है 64, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 0 का 0, इसका आ जाएगा 5 5 जा 25 0.25। ये 0 है, 5 का है 25 0 0.25। अब इसको करना हमने सम करोगे तो ये आएगा डी स्क्वायर हमारा आ जाएगा, समीशन है हाँ, डी स्क्वायर आएगा 25.65, 256.5 है सॉरी हाँ 256.5 डी स्क्वायर आ गया, सिंपली निकल गया। बस यहाँ पे हमको वैल्यूज डालनी है। वैल्यूज कैसे डालनी है? हमारा क्या आ जाएगा? रो 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर जो हमारे अभी निकाला 256.5 अपॉन में n कितना था? ये वैल्यूज कितनी है देखो, काउंट करोगे तो 10 वैल्यूज है। 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 तो आएगा 1 माइनस, इसको इंटू कर लो 6 इंटू वो करोगे तो 1539, और इसको सॉल्व कर लो तो आएगा 990। इसको डिवाइड कर लो, याद रखना पहले डिवाइड करना, एलसीएम नहीं लेना क्योंकि एलसीएम वाला हमारा कट हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लेना तो वो आएगा 1.55, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.55 नेगेटिव में, माइनस में। ठीक है, तो रो हमारा क्या है यहाँ पे? नेगेटिव में। नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। उसी के बेस पे हमने इसके इंटरप्रिटेशन करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने निकाला, हमें डेटा दिया था, एक कॉलम दिया था स्टूडेंट्स का, एक कॉलम दिया था टेस्ट 1 का, एक कॉलम दिया था टेस्ट 2 का। हमने उसको नंबरिंग करी 1 से लेकर जितने भी नंबर दिए होंगे, जैसे यहाँ पे 10 दिए थे तो नंबरिंग करी। सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको वहां से शुरू किया, उसको 1 नंबरिंग दिया, फिर नीचे नीचे जाते गए, नंबरिंग दे दी। उसके बाद हमने R1 निकाला। R1 कैसे निकालना है? जो नंबरिंग की है वो नंबरिंग चेक करनी है। अगर तो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उनका मीन लेना है, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो एज इट इज लिखना है। जैसे पहला वाला रिपीट नहीं हो रहा था तो 9 लिख दिया, सेकंड वाला रिपीट हो रहा था तो जिसके साथ रिपीट हो रहा है, जैसे इसके साथ रिपीट हो रहा था 42 कहाँ गया, इसके साथ, तो उसके आगे जो नंबर लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, तो इन दोनों का मीन लेना। 7 और 8 का मीन करोगे तो आएगा 7.5। तो ऐसे R2 निकालेंगे, फिर करेंगे डी निकालना है। तो डी के लिए क्या करना है? R1 माइनस R2 कर लो, और उसके बाद हमने निकाला डी स्क्वायर। डी स्क्वायर निकालने के लिए जो भी डी की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर कर दो और उसका सम, यही वैल्यू चाहिए थी मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए डी स्क्वायर, तो ये ले लिया। उसके बाद सिंपली वैल्यूज पुट कर देना, आंसर निकाल देना। बस यहाँ पे जब अपॉन में वैल्यू रहेगी उसको हमने पहले ही डिवाइड कर लेना है, एलसीएम लेने मत बैठना नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली डिवाइड करके आंसर निकालना है हमको। ये हो गया। अभी ये से यहाँ इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है तो
इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि उसमें क्या इंटरप्रिटेशन आती है। वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, तो वो डिपेंड करता है कि डेटा कैसा है या वो एक दूसरे को कितना ये कर रहे हैं, कितना इफेक्ट कर रहे हैं, कितना रिलेट कर रहा है डेटा एक दूसरे से, तो उससे आएगा। ठीक है, ये कुछ तो खुल नहीं रहा अभी, नहीं ये परसेंटाइल खुल गया। सिर्फ इंटरप्रिटेशन एक बार देख लेंगे, बस इसमें इतना ही करना है, और क्वेश्चंस पीडीएफ में दे दूंगी आपको, वो सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चंस इसके भी 4-5 ही हैं, सबके 4 से 5 ही क्वेश्चंस है, उससे ज्यादा है ही नहीं, वो सॉल्व कर लीजिए। बस ये है कि हर क्वेश्चन में हमको इंटरप्रिटेशन लिखना जरूरी है, तो वो 2 मार्क्स इंटरप्रिटेशन के देते हैं, बाकी 8 मार्क्स सॉल्व करने के देते हैं, तो वो देखना है हमको। देखो यहाँ पे माइनस में आया, ये नेगेटिव में आई वैल्यू, नेगेटिव में वैल्यू आई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव एवरेज, हाँ एवरेज भी लिखना है, नेगेटिव एवरेज इंटरप्रिटेशन है टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के बीच में। अब ये नेगेटिव या एवरेज कैसे लिखना है, वो ये है कि अगर तो हमारा जो कोरिलेशन है प्लस या -1 आता है, तो वो परफेक्ट कोरिलेशन है, मतलब दोनों के बीच में परफेक्ट कोरिलेशन हो रहा है। अगर वो वैल्यू 80 to 99 के बीच में आ रही है तो बड़ा हाई कोरिलेशन हो रहा है। अगर 60 to 79 के बीच में आ रही है तो हाई रिलेशन है। अगर 40 to 59 के बीच में आ रही है तो एवरेज है, और 20 to 39 के बीच में आ रही है तो लो है, और 0 से 0.9 के बीच में आ रही है तो नेग्लिजिबल कोरिलेशन है दोनों के बीच में। तो ये जो वैल्यूज है ये थोड़ा सा हमको याद रखनी है, और उसी के बेस पे हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कि दोनों जो डेटा है, दोनों जो टेस्ट हैं या डेटा है या वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में कितना कोरिलेशन बन रहा है। तो जैसे इसमें था, इसमें नेगेटिव एवरेज कोरिलेशन बन रहा है, तो ये था हमारा कोरिलेशन, कि कोरिलेशन क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमें डेटा दिया जाएगा, 2 वेरिएबल्स दिए जाएंगे, उनमें हमने कोरिलेशन देखना है। तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट था वो इतना ही है। इसमें एक और टॉपिक है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, वो आप मुझे बताइए, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए होगा तो मैं डालूंगी, अदरवाइज वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, बट एक बचा हुआ है वही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। हाँ, तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स आने वाला है हमारे पेपर में, उसमें बस इतने ही 4 से 5 टॉपिक्स आने वाले हैं। आप ये देखिए, आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड आपको अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे इस पेपर में, मतलब 40 मार्क्स तो एटलीस्ट हम ले ही सकते हैं। तो आप देख लीजिए। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।